मध्य प्रदेश में एक ही चरण के और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता में हासिल किए गए महत्वपूर्ण परिणामों को साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार के लेखा परीक्षा समुदाय ने अखंडता, शासन और व्यवस्था निर्माण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जकार्ता में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के अवसर पर इंडोनेशिया और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कोलकाता में दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 213 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। मध्य प्रदेश में एक ही चरण के और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश में मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। बालाघाट जिले की बैहर, लांजी और परसवाड़ा विधानसभा सीटों और मंडला तथा डिंडौरी जिले के कुछ मतदान केंद्रों पर दोपहर बाद 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। 252 महिलाओं समेत कुल 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 42,000 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 700 कंपनियों के साथ साथ राज्य के 2 लाख पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में 5,59,83,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें पुरुषों की संख्या करीब 2,87,00,000 और महिलाओं की संख्या 2,71,00,000 है। इसके अलावा थर्ड जेंडर के भी 1,292 मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने 64,626 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें से 17,032 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। यह सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार युवाओं को भी 371 मतदान केंद्र संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं महिलाओं द्वारा संचालित 5,160 पिंक बूथ और दिव्यांगों द्वारा संचालित 183 मतदान केंद्र भी हैं। इसके अलावा 3,000 आदर्श मतदान केंद्र और 60 पर्यावरण अनुकूल यानी ग्रीन मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर कल मतदान होगा। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने रायपुर में बताया कि मतदान की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। मतदान सामग्री के साथ पार्टियां अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। इस चरण में कुल 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विपक्ष के नेता नारायण चंदेल और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह प्रमुख हैं। कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 727 ऐसे बूथ हैं जहां महिला मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। राजस्थान में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा और कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं ने जनसभाएं की। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दौसा जिले के महुआ और सिकराय में तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हनुमानगढ़ के नोहर और श्रीगंगानगर जिले के सादुलपुर में जनसभाएं की। एक रिपोर्ट। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोटा, टोंक और अजमेर जिलों में जनसभाओं को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज जयपुर जिले में जनसभाएं की और रोड शो में भाग लिया। वहीं स्मृति ईरानी ने टोंक जिले की देवली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचा है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस से कई अन्य नेताओं ने भी आज पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने आज जोधपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं की। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी कल और भाजपा शनिवार को घोषणा पत्र जारी कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कल हैदराबाद पहुंचेंगे। श्री गांधी कल 5 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो और जनसभाएं करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह भी कल हैदराबाद पहुंचेंगे। वे कई क्षेत्रों में सकला जनुला संकल्पा सभा को संबोधित करेंगे। सभी प्रमुख पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने आज प्रचार किया। इस बीच अभिनेत्री और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य विजया शांति ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। भारत इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से कर रहा है। उद्घाटन सत्र की थीम है सबके विकास के लिए सबका साथ और समापन सत्र का विषय है ग्लोबल साउथ एक भविष्य के लिए सबका साथ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में बताया कि उद्घाटन सत्र के बाद मंत्री स्तर के 4 समानांतर सत्र होंगे। इनमें विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और पर्यावरण मंत्री शामिल होंगे। दोपहर बाद मंत्रियों के 4 और समानांतर सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में भारत की G20 की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में हासिल किए गए महत्वपूर्ण परिणामों को ग्लोबल साउथ देशों के साथ साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे अधिक समावेशी, प्रतिनिधित्वपूर्ण और प्रगतिशील विश्व व्यवस्था की सामान्य अपेक्षाओं के लिए बने गति की संधारणीयता के तरीकों पर विचार करने का अवसर मिलेगा। भारत ने हमेशा मानवीय कानूनों की आवश्यकता पर जोर दिया है और इसराइल हमास संघर्ष में नागरिक हताहत नहीं होने चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवीय सहायता उपलब्ध कराने और तनाव कम करने पर जोर दिया है। भारत ने 38 टन राहत सामग्री भेजी है और सहायता भेजने के लिए तैयार है। म्यांमार में विद्रोहियों द्वारा मिजोरम सीमा पर नियंत्रण की खबरों पर श्री बागची ने कहा कि भारत सीमा के निकट इस प्रकार की गतिविधियों से चिंतित है। उन्होंने कहा कि भारत हिंसा समाप्त करने और रचनात्मक बातचीत के जरिए स्थिति का समाधान चाहता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के जकार्ता में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के दौरान इंडोनेशिया और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के साथ आज द्विपक्षीय बैठकें की। श्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ बैठक में इस वर्ष इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आसियान के आयोजन की प्रशंसा की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में सहयोग अधिक मजबूत करने का संकल्प दोहराया और परस्पर रक्षा संबंधों की समीक्षा की। श्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फैन वैन गिएंग ने भारत वियतनाम रक्षा भागीदारी 2030 के बारे में संयुक्त दृष्टिकोण को लागू करने की प्रगति की समीक्षा की। इस पर पिछले साल हस्ताक्षर किए गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार के लेखा परीक्षा समुदाय ने ईमानदारी, शासन प्रणाली और व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में तीसरे लेखा परीक्षा दिवस समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि इस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण संस्थानों की लेखा परीक्षा की है, जो कि संगठन की विश्व स्तरीय कार्यशैली का परिचायक है। उन्होंने कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता को समूचे विश्व में सराहा गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी मीडिया के सामने अलग तरह की चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में एक समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विध्वंसक प्रौद्योगिकी मानव जाति पर नियंत्रण कर रही है। श्री धनखड़ ने कहा कि मीडिया जगत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मूल्यवान तकनीक साबित हो सकती है, बशर्ते उसका उपयोग बेहतरी के लिए जिम्मेदारी के साथ किया जाए। The advent of artificial intelligence has transformed the way we receive and consume news, information and entertainment. Artificial intelligence, this is compounded, I may indicate to you, by disruptive technologies that are taking control of our system. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बदलते भारत की गाथा उजागर करने तथा विभिन्न क्षेत्रों से अरबों लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को आवाज देने में मीडिया की सार्थक भूमिका को लेकर वे उत्साहित हैं। As Bharat is poised to become the third largest economy in next few years, I look forward to the media playing an increasingly constructive role in not only in highlighting the story of transforming India, but also the hopes, aspirations of billion voices from across various regions and sectors.
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान आज 5वें दिन भी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राहत और बचाव अभियान की लगातार निगरानी कर रहे हैं। देहरादून में श्री धामी ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद बचाव अभियान जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इस बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी उनको निकाल लिया। ये हमारे लोग हैं ना, तो इसलिए हम भी परेशान हैं। हम उनको जल्दी से जल्दी निकाल सब तरह के विकल्प, हमारे टेक्निकल टीम्स, हमारे जो एक्सपर्ट जो हम बाहर से उनसे एडवाइस ले रहे हैं, उन सबको लेके जो भी विकल्प होगा उसको ट्राई कर। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए अमेरिका के कारोबारी नेविल रॉय सिंघम को फिर सम्मन जारी किया है। सिंघम पर चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है और वो चीन के शंघाई में रहता है। धन शोधन के मामले में ईडी ने पहली बार सितंबर 2021 में दिल्ली में न्यूज क्लिक के परिसरों पर छापे मारे थे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी थीम मंडप का उद्घाटन किया। उन्होंने देश भर के विविध और पारंपरिक शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने वाले 214 स्टॉल का दौरा किया। मंडप के प्रमुख आकर्षणों में चरखा, खादी वस्त्र, हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने और आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन शामिल हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि मंडप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और वोकल फॉर लोकल पहल को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लगे इस खादी थीम पवेलियन में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 26 संस्थाएं, जम्मू कश्मीर की 13, पश्चिम बंगाल की 8, कर्नाटक की 5, राजस्थान की 4, इस तरह से देश के लगभग सभी राज्यों से हमारी संस्थाओं ने यहाँ पर भाग लिया है। हाथ से बने हुए, उनकी मेहनत से बने हुए उत्पाद आज न सिर्फ दिल्ली को, पूरे देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेले में सामने रखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को राष्ट्रपति अंगरक्षक मानक और रेजिमेंटल मानक प्रदान किए। उन्होंने ये सम्मान राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि राष्ट्रपति का अंगरक्षक समर्पण, अनुशासन और वीरता के साथ भारतीय सेना की सर्वोत्तम परंपराओं को बनाए रखेगा और अन्य रेजिमेंटों के लिए उदाहरण पेश करेगा। आईसीसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच कोलकाता में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर और 4 गेंद में 212 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतने के लिए 213 रन का लक्ष्य दिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से डेविड मिलर ने 101 रन की शतकीय पारी खेली। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 32वें ओवर में 5 विकेट पर 166 रन बना लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई एयर शो में भारत सहित कई देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें विश्व भर के विमानन क्षेत्र की नवीनतम प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें भारत, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देश तथा विमानन उद्योग की कंपनियों के मंडप लगाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश में एक ही चरण के और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार के लेखा परीक्षा समुदाय ने अखंडता, शासन और व्यवस्था निर्माण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जकार्ता में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के अवसर पर इंडोनेशिया और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कोलकाता में दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 213 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।